हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 12 देखेंगे बेसिकली इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई है फंडामेंटल राइट्स और इसी चैप्टर को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। अब क्यों कहते हैं मैग्ना कार्टा और मैग्ना कार्टा है क्या? तो 1215 में क्या हुआ, इंग्लैंड के लोगों ने अश्योरेंस लिया वहां के किंग से, उस समय किंग जॉन थे, कि उनकी बेसिक जो लिबर्टीज है उनको किसी भी तरह से कोई हार्म ना किया जाए। और किंग ने उन्हें एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया, एक पेपर दिया अश्योरिंग द सेम। ठीक है, और इसी पेपर को, यही जो पेपर था, जो पहला रिटन डॉक्यूमेंट किंग ने दिया, इन्हें इसी को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। और ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट है रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसको किसने अडॉप्ट किया? फ्रांस ने। तो इसमें क्या था? इसी तरह सेक्रेड राइट्स ऑफ अ मैन या नॉर्मल राइट्स जिनको हार्म ना किया जाए। थर्ड हमारा आता है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए यूएसए ने बिल ऑफ राइट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और यूएसए फर्स्ट था जिन्होंने बिल ऑफ राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पहली कंट्री कौन है जिसने इन सब चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, तो वो थी यूएसए। ठीक है, तो जब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था तब बिल ऑफ राइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट था और इंडिया ने इसे इनकॉर्पोरेट करा और एक पूरा चैप्टर बना दिया। और यहीं से आप ये याद रख सकते हैं एक एमसीक्यू का क्वेश्चन, ठीक है, कि इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स कहां से अडॉप्ट करा था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा यूएसए। यूएसए से क्या अडॉप्ट करा था? आपका फंडामेंटल राइट अडॉप्ट करा था, प्रिएम्बल अडॉप्ट करा था, और क्या अडॉप्ट करा था? जुडिशियल रिव्यू अडॉप्ट करा था। ठीक है, और डुअल सिटीजनशिप अडॉप्ट करा था, और कुछ प्रोविजन अडॉप्ट करे थे आपके किससे रिलेटेड? कुछ प्रोविजन आपके अडॉप्ट करे थे प्रेसिडेंट और जुडिशरी से रिलेटेड। ठीक है, तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि अब जरूरत क्या पड़ी हमें फंडामेंटल राइट की। ठीक है, कि भाई फंडामेंटल राइट जरूरी क्यों है ना? तो बेसिक पर्पस जो था वो ये था कि कुछ राइट्स एंड लिबर्टीज लोगों से ना लिए जाएं, ना फ्यूचर में उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाए। इससे क्या होगा? इससे एस्टैब्लिश होगी गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट गवर्नमेंट ऑफ मैन। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिर्फ यहां पर ये नहीं था कि सिटीजन्स को इक्वालिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, बल्कि ये भी था, एक मोटिव था नेशन बिल्डिंग प्रमोट करने के लिए और सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो केस देखते हैं। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर बोला गया कि ये राइट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू होल्ड करती हैं, दैट इज पार्ट 3 फंडामेंटल राइट कन्फर नहीं करता, पर क्या करता है? उसकी एग्जिस्टेंस को कंफर्म करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इंडिविजुअल्स को कुछ राइट मिलते हैं बाय वर्च्यू कि वो ह्यूमंस हैं। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि ये राइट्स रिप्रेजेंट करती हैं बेसिक वैल्यूज को, प्रोवाइड करती हैं एक पैटर्न ऑफ गारंटी यहाँ के लोगों को कि स्टेट आर्बिट्ररी एक्ट नहीं करेगा और उनके राइट्स को वायलेट नहीं करेगा। होप इतना क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई फंडामेंटल राइट्स को हम 6 ग्रुप्स के अंदर पढ़ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था, पर अबॉलिश कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब ये जो राइट्स दी जा रही है यहाँ पर, ये दी जा रही है आपको अगेंस्ट स्टेट। कोई भी इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल के एक्ट के अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो कौन से 6 ग्रुप्स हैं? पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहले क्या था? पहले आपका एक और था,
कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया? अबॉलिश हो गया। कैसे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। तो एक केस है जहां से आपको ये चीज ज्यादा समझ में आ जाएगी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगेंस्ट स्टेट है और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं मिलता है। तो केस का नाम है पीडी शमदासनी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर पिटिशनर ने प्रोटेक्शन सॉर्ट किया अपनी प्रॉपर्टी के लिए अंडर आर्टिकल 32, लेकिन जो इंक्रोचमेंट हो रहा था, जो डिस्टरबेंस हो रही थी, वो एक दूसरे इंडिविजुअल ने कॉज करा था। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि 19(1)(f) और 31 ऑपरेट नहीं होता है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, और ये दोनों ही आर्टिकल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्राइवेट कंडक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन सॉर्ट करा था इसने किसमें? आर्टिकल 32 के अंदर जा करके, लेकिन जो एक्ट था वो किसका था? इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट नहीं होती है, ना कि आपका प्राइवेट कंडक्ट कवर करती हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया समझना कि स्टेट क्या है और कब आप अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट क्या है। चलिए आगे समझते हैं। चलिए, तो स्टेट में आती हैं ये सारी ही चीजें। क्या क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। फिर है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। और थर्ड है हमारा लोकल अथॉरिटीज। अब लोकल अथॉरिटीज कहाँ डिफाइंड है? डिफाइंड है सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 में जनरल क्लॉजेज एक्ट के। और कैसी अथॉरिटीज आती हैं इसमें? तो इसमें आपकी आ जाती हैं म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत्स, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स एटसेट्रा। ये सब आपकी आ जाएंगे लोकल अथॉरिटीज में। ठीक है, और अदर अथॉरिटीज में क्या आता है? अदर अथॉरिटीज का इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे थ्रू केस लॉज कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्वालिफाई करेगा। तो जनरली फंडामेंटल राइट्स मिलता है स्टेट के अगेंस्ट, बट कुछ केसेस में मिल जाता है आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। अब वो कौन से आर्टिकल होंगे? तो है आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, 17, 23 सब क्लॉज 1 और है आपका 24। यहां पर क्या हो जाएगा? प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं अदर अथॉरिटीज का इंटरप्रिटेशन। चलिए तो देखते हैं अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या है। तो ये जो अदर अथॉरिटीज बताया गया है, ये पहले 3 अथॉरिटीज बताने के बाद बताया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो वैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई में बताया गया कि अथॉरिटीज ऐसे इंक्लूड करेगा या इंटरप्रेट जो होगा अदर अथॉरिटीज का, वो एडजस्टम जनरस की लाइट में होगा। अब एडजस्टम जनरस क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं लॉर्ड टेंटरडेंस रूल। इसका मतलब होता है ऑफ सेम काइंड और ऑफ सेम नेचर। लाइक अगर बोला जाए कि डॉग्स, कैट्स और अदर एनिमल्स पार्क में अलाउड नहीं है, तो एडजस्टम जनरस के अप्रोच के हिसाब से ये इंक्लूड करेगा अदर पेट्स को, ना कि वाइल्ड एनिमल को। ठीक है, तो मतलब पेट्स जो है वो अलाउड नहीं है पार्क में। ठीक है, तो ऐसे ही इस केस में बोला गया कि अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड होंगी अथॉरिटीज सिर्फ लाइक नेचर की, मतलब ऐसी अथॉरिटीज जो एक्सरसाइज करें गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शंस को। ये नहीं इंक्लूड करेगा किसी भी पर्सन को, नेचुरल हो या जुरिस्टिक यूनिवर्सिटी, अनलेस उसे कौन मेंटेन कर रहा हो? स्टेट मेंटेन कर रहा हो। ठीक है, तो ये ऐसी कोई भी अथॉरिटी को इंक्लूड नहीं करेगा जो सॉवरेन नेचर की ना हो। ठीक, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्या हुआ? इसमें एडजस्टम जनरस के अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया गया और यही चीज हुई
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अदर अथॉरिटीज इंक्लूड करेगी ऐसी सारी अथॉरिटीज को जिनको कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट ने बनाया है, जहां पर पावर लॉ ने कंफर्म करा है। ठीक है, मतलब लॉ जो है कन्फर कर रहा है वहां पर पावर, तो ये जरूरी नहीं है कि वो अथॉरिटीज एंगेज हो किसी भी फंक्शन में जो गवर्नमेंटल या सॉवरेन नेचर का हो। और यहाँ पर क्या हुआ, शांताबाई के केस को रिजेक्ट ओवररूल कर दिया गया और इसी रेफरेंस को लेते हुए इस केस में बोला गया राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में कि पटना यूनिवर्सिटी स्टेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस में क्या हुआ, इस केस में बोला गया कि अगर कॉरपोरेशन के फंक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं और उनका क्लोज रिलेशन है गवर्नमेंटल फंक्शन से, तब उन्हें एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ही माना जाएगा, मतलब स्टेट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड हैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अंडर में, उनको हम स्टेट मानेंगे। अब लास्ट केस देखते हैं जो कि है आर डी शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, इसमें कोर्ट ने बताया सर्टेन टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए कि क्या स्टेट होंगे। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो कि बात करता है कि बॉडी होगी उसका चीफ फंडिंग सोर्स अगर स्टेट होगा तो उसे स्टेट माना जाएगा। सेकेंड, स्टेट का डीप और परवेजिव कंट्रोल होना चाहिए। थर्ड, बॉडी का फंक्शनल कैरेक्टर गवर्नमेंटल एसेंस का होना चाहिए। फोर्थ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करा गया हो। और लास्ट, कॉर्पोरेशन मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा हो। कोर्ट ने बोला कि ये टेस्ट्स कंक्लूसिव नहीं है बट इलस्ट्रेटिव हैं और ग्रेट केयर और कॉशन के साथ यूज करे जाने चाहिए और रेफर करे जाने चाहिए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में।